नमस्कार। आज की नौकरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की नवीनतम जानकारी और आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का वन स्टॉप चैनल है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करना, अपने विचार या प्रश्न कमेंट करना और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल आज की नौकरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी जॉब अलर्ट मिस ना करें। नमस्कार। आज हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मतलब HSSC के एक हालिया पब्लिक नोटिस की थोड़ी गहराई में जाएंगे। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए बेहद ज़रूरी है जो CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। हमारे पास ये 5 जून 2025 का नोटिस है। इसमें 14 मई के एक सरकारी मेमो का भी जिक्र है और ये साफ करता है कि CET स्कोर या फिर आरक्षित श्रेणी अगर बदल जाती है तो क्या होगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको लेकर। तो आज कोशिश रहेगी कि इसे ठीक से समझें कि ग्रुप C और D पदों के लिए शॉर्टलिस्टिंग पर इसका असल में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हजारों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ा है ये। चलिए तो फिर खोलते हैं इसको। HSSC ने 2 मुख्य स्थितियों का उदाहरण दिया है। पहली क्या है, अगर कोई उम्मीदवार CET 2022 में SC श्रेणी में था, ठीक है, और मान लीजिए 80 अंक ले आया, लेकिन CET 2025 में वो DSC श्रेणी में आ गया, मतलब डिप्राइव्ड SC, और अंक आए 70, तो अब क्या होगा? अगर उम्मीदवार 2025 के विज्ञापन के तहत DSC श्रेणी में अप्लाई करता है तो उसकी कैटेगरी तो DSC ही मानी जाएगी। अच्छा, कैटेगरी नहीं वाली। हाँ। लेकिन जब शॉर्टलिस्टिंग होगी अगले स्टेज के लिए, जैसे स्किल टेस्ट या लिखित परीक्षा, हाँ। तो उसके दोनों CET अटेम्प्ट्स मतलब 2022 और 2025 वाले दोनों में से जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो गिना जाएगा। मतलब इस केस में 80 अंक। बिल्कुल, शॉर्टलिस्टिंग के लिए 80 अंक गिने जाएंगे पर कैटेगरी DSC रहेगी। तो ये हुआ कि कैटेगरी तो आज की तारीख वाली, लेकिन स्कोर पिछला बेस्ट भी चल सकता है। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता जो लगातार एक ही कैटेगरी में है? देखिए, सवाल तो उठता है। शायद आयोग का सोचना ये है कि CET एक पात्रता परीक्षा है तो उम्मीदवार का जो बेस्ट एफर्ट है उसे मान्यता मिले। कैटेगरी तो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है, वो बदल सकती है, तो उसे लेटेस्ट माना जा रहा है। ये शायद मैक्सिमम चांस देने का एक तरीका हो सकता है कि बेस्ट कोशिश बेकार ना जाए। ठीक है, एक नजरिया ये भी है। अच्छा, अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए कोई CET 2022 में जनरल कैटेगरी में था, 75 अंक लाया, पर CET 2025 में वो आ गया BCB में और अंक लाया 70। यहाँ भी वही लॉजिक है। अगर वो 2025 के विज्ञापन के लिए BCB कैटेगरी में अप्लाई करता है तो कैटेगरी तो BCB ही मानी जाएगी, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग के लिए फिर से दोनों में से जो हाईएस्ट स्कोर है यानी 75 अंक, हाँ 75 अंक ही बेस बनेंगे। तो सीधी सी बात है, कैटेगरी इक्वल टू करंट एप्लीकेशन वाली, स्कोर इक्वल टू दोनों में से बेस्ट। सारी अटकलों पर रोक लगाता है कि भाई कैटेगरी बदली तो पुराना स्कोर गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि शॉर्टलिस्टिंग के लिए हमेशा बेस्ट CET स्कोर ही देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी साल का हो। हाँ बिल्कुल, नोटिस में साफ लिखा है ये सिद्धांत सभी श्रेणियों पर लागू होगा। शॉर्टलिस्टिंग के लिए सभी वैलिड CET परीक्षाओं का उच्चतम स्कोर गिना जाएगा और उम्मीदवार की कैटेगरी वही होगी जिसमें उसने उस विज्ञापन के लिए अप्लाई किया है। ये एक तरह से स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश है। इसका एक फायदा तो साफ दिख रहा है, उम्मीदवारों को टेंशन नहीं रहेगी कि कैटेगरी बदलने से पिछला अच्छा स्कोर बेकार हो गया। उनका बेस्ट स्कोर सेफ है, बस ध्यान ये रखना है कि अप्लाई किस कैटेगरी में कर रहे हैं। हाँ, राहत तो है ये, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी आती है। ये नियम उन लोगों की एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी को कैसे अफेक्ट करेगा जिनके पास मान लीजिए अलग अलग कैटेगरी में अच्छे स्कोर हैं। हाँ, ये तो है। जैसे किसी के पास जनरल में 75 हैं और मान लीजिए आरक्षित श्रेणी में 72। बिल्कुल, अब उसे सोचना पड़ेगा कि अप्लाई किस में करूं। क्योंकि सिर्फ स्कोर ही नहीं देखना होगा। सही कहा, ये भी देखना होगा कि उस भर्ती में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कहाँ चांस ज्यादा बनता है, मतलब कट ऑफ कहाँ कम जा सकती है, सीटें कहाँ ज्यादा हैं, ये सब कैलकुलेट करना होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन जाता है फिर। तो जहाँ ये क्लैरिफिकेशन एक कंफ्यूजन दूर कर रहा है, वहीं उम्मीदवारों के लिए एक नई प्लानिंग की जरूरत भी ला रहा है। तो कुल मिलाकर HSSC का ये कदम CET उम्मीदवारों के लिए ये तो साफ कर गया कि उनका बेस्ट कोर्स सुरक्षित है, पर उन्हें अपनी एप्लीकेशन कैटेगरी बहुत सोच समझ कर चुननी होगी। बिल्कुल, और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या इस व्यवस्था से भविष्य में कोई कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव पेचीदगी आ सकती है, खासकर जब अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ अलग होती हैं और उम्मीदवार अपने हाईएस्ट स्कोर जो शायद पिछली कैटेगरी में मिला हो उसके बेस पर नई कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो रहे हों? ये देखने वाली बात होगी आगे, इस पर नजर रखनी होगी।